तो आपका आर्मी अग्निवीर जीडी का पेपर होना है, ठीक है, और जो कि एग्ज़ाम को आपको समझना है और आपको देखना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक। क्रीमी लेयर के क्वेश्चन होते हैं, मीन्स ऊपरी लेयर के। अगर आपका एकेडमिक स्ट्रांग है, मीन्स आपने अगर एनसीईआरटी क्लास 10 तक अगर अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप अग्निवीर आर्मी जीडी का एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। आपको भटकना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तब आपको प्रॉब्लम्स देखना पड़ेगा, फिर आपको फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम को। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको जीएस जीके मैथ रीजनिंग आसानी से आप करके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर देंगे। तो समझना है कि आर्मी अग्निवीर जीडी का जो ये आपको एग्ज़ाम देखना है, ये इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं और हमें समझना है कि हम कैसे इसको समझेंगे। तो आइए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको क्वेश्चन देखना है और पेन कॉपी लेके आप बैठ जाइए और जो आपको नोट्स लगे कि हाँ ये मुझे नोट करना है तो आप नोट करते हुए चलना और ख़ुद को एनालिसिस ज़रूर करिएगा कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं और आपको कहाँ पे कमियां हैं और आपकी कमियां क्या हैं, है ना, कैसे उन्हें दूर करना है। तो ये सब चीज़ें समझना है, ठीक, इनको आपको दूर करना है। अब इनसे आप पीछे नहीं जा सकते हैं। आप सोचें कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, तो आप इनसे पीछे नहीं जा सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, ठीक है, कोई समुद्री सीमा नहीं है। बात को समझना। आपके ऑप्शन जो है गुजरात है, गोवा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ठीक है। अब आप अगर मैप में जाएंगे तो मैप में आप देखोगे तो आपको जो राजस्थान है और राजस्थान एक लैंड लॉक कंट्री है, मीन्स स्थलबद्ध राज्य है, ठीक है। वहीं पे आप गुजरात देखोगे, गुजरात से अरबियन सी लग जाता है, अरब सागर, जो कि पश्चिमी छोर पे आपको देखने को मिलेगा। और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तो ये सभी क्या हैं आपको, हाँ, समुद्र से सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। आपको कर्नाटक देखने को मिलेगा, केरल देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को पश्चिमी छोर से ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि समुद्री सीमा साझा नहीं करता। देखो अब जैसे आपको नोट्स बनाना है तो आप ये समझिएगा, जैसे आपको नोट्स बनाना है तो आप समझिएगा, जैसे राजस्थान है तो समझिएगा राजस्थान जो है, ये राज्य जो है ये कैसा है, स्थलबद्ध राज्य है, स्थलबद्ध राज्य है, ठीक है ना। स्थलबद्ध राज्य मीन्स लैंड लॉक्ड स्टेट है। बोलो कौन से क्लियर है। यहाँ से अगर बात करें गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, तो ये कैसे राज्य हैं, ये ध्यान देना, ये समुद्री सीमा से साझा करते हैं। ये कैसे हैं, ये अपनी सीमा समुद्री सीमा से साझा करते हैं, समुद्री सीमा से अपनी सीमा क्या करते हैं, साझा करते हैं ये राज्य, ठीक है ना, ध्यान देना। और वो कौन सा किस सागर में है, याद रखना, अरब सागर से ये अपनी सीमा साझा करते हैं। समझ में आया, अरबियन सी से, ठीक। ये अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो मैप में आप देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको मैप दिखाऊंगा और मैप में आप यूँ समझिए कि ये देखिए, समझिएगा, ये क्या हो गया यार, हाँ, अब ये देखिए, अब आपके सामने मैप है। अब मैप में आप ये समझिए कि आपको देखो यहाँ पे गुजरात, इसके ऊपर देखो ये राजस्थान देखने मिल रहा। तो राजस्थान देखो ये कैसा है, ये लैंड लॉक है, स्थलबद्ध राज्य है, ठीक है ना। और वहीं पे आप देखोगे तो ये गुजरात, देखो गुजरात के बाद आप देखोगे महाराष्ट्र, देन गोवा, उसके बाद कर्नाटक, है ना, ये फिर केरल, ये आपको देखो पश्चिमी छोर पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जितने भी आप देखोगे तो ये अरब सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं और राजस्थान समुद्री सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर बढ़ें तो कौन से क्लियर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, राजस्थान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, ऑप्शन है टाइफाइड, कॉलेरा, जुकाम और मलेरिया। तो ध्यान देना, वायरस संक्रमण से जो आपका रोग होने वाला है वो कौन सा है, जुकाम, ठीक है ना। अभी वायरस संक्रमण से और कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही नहीं पूछ सकता है ना, वो और भी कुछ दे सकता है। तो आप अभी जो कोविड-19 देखे हो, कोविड-19 भी किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है ना। कोविड-19, आपने कोविड-19 देखा तो कोविड-19 भी वायरस के थ्रू होता है। HIV एड्स, है ना, उसके बाद हाँ हेपेटाइटिस आप देखते हो तो ये भी कहाँ से, वायरस के थ्रू होता है। और हाँ इन्फ्लुएंजा, है ना, इन्फ्लुएंजा। अगर हम बात करें तो चिकनगुनिया,
चिकनगुनिया, हाँ चिकनगुनिया। अगर बात करें तो छोटी माता है ना। तो ये सभी क्या हैं, ये आपको जो देखने को मिलता है। रेबीज़ बात करें तो रेबीज़ भी हैं, रेबीज़ भी आपको वायरस के थ्रू ही देखने को मिलता है। तो ये जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं ये वायरस के थ्रू आपके रोग हो सकते हैं, ठीक है, वायरस के थ्रू होने वाले रोग हैं। क्लियर है। आपसे एक पूरे ये आपको याद रखना है कि रेबीज, कोविड-19, HIV एड्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, चिकनगुनिया, छोटी माता, ये सभी वायरस के थ्रू होते हैं, ठीक है। अब बात करें हम टाइफाइड और कालरा, तो ये किसके थ्रू होते हैं, याद रखना ये बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, है ना, याद रखना। तो ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अगर वहीं पे बात करें मलेरिया, हाँ तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक ना। तो इन बातों पर आपको ध्यान रखना है। तो ये आप चाहे नोट करते हुए चलेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और यहाँ से आपको क्वेश्चन अगर फंसेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ें हम लोग। तो आगे बढ़ें तो आप देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो याद रखना, हाँ मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, मीन्स विच वन इज द ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैसेस है। ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, और आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन, और देन आर्गन, उसके बाद हाँ मीथेन। क्लियर है ना, हाँ मीथेन। तो याद रखना इसमें से जो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है, मीथेन है। ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करें, ग्रीन हाउस गैसेस की अगर बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस में आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे समझना, CH4 मीन्स मीथेन। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हुए चलना है। क्वेश्चन एक हो, आप उस क्वेश्चंस के कई एंगल्स बनाओ, उस एंगल्स के आप क्वेश्चन देखो कि उनसे और कौन से क्वेश्चन पनप सकते हैं, उन क्वेश्चन को समझो, उनके तहत जितने भी आंसर अराउंड आ रहे हैं एनवायरनमेंट के थ्रू, उन एनवायरनमेंट में से उन अराउंड के थ्रू, सराउंडेड के थ्रू जितने भी हो सकते हैं उनको लपेटो आंसर को, ठीक है। आपका एग्जाम आसानी से क्रैक होगा, ठीक। बस घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, ठीक। तो आपको मालूम होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस CH4 मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा H2O, है ना, जिसे जलवाष्प बोलते हैं। आपको देखने को मिलेगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। आपको देखने को मिलेगा CFCS, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखना। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब वो ये भी पूछ सकता है, कभी कभी हिंदी में दिया था भी आर्मी अग्निवीर GD में ही आपसे कभी डायरेक्ट पूछता है कि जलवाष्प, ऐसे शब्द दे देता है कि जलवाष्प मीन्स जलवाष्प जो है, जलवाष्प क्या ग्रीन हाउस गैस हैं। अब मालूम है तो ठीक है, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय हो जाता है फिर, है ना। तो ध्यान रखना जलवाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो आपको जो देखने को मिलेगा मीथेन, CH4 मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, और नाइट्रस ऑक्साइड और CFCS, है ना। ध्यान देना, CFCS मीन्स क्लोरोफ्लोरो, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बोलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक। अब आगे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे आपको सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है, आप ध्यान देना, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड ये एक एसिड रेन है। कैसी है, हाँ एसिड रेन है, एसिड अम्ल वर्षा है, अम्ल वर्षा। ध्यान देना ये कैसी है, अम्ल वर्षा है, एसिड रेन है। क्लियर है। यहाँ पे आप देखो ये तो हो गया, इसका आंसर क्या होगा, मीथेन, D होगा। आप यहाँ पे ध्यान दो, ऑक्सीजन और आर्गन, क्या है, ऑक्सीजन और आर्गन। तो ये वायुमंडल में पाई जाने वाली मुख्य गैसें हैं, वायुमंडल में पाई जाने वाली मुख्य गैसें हैं। ध्यान देना, वायुमंडल में पाई जाने वाली मुख्य गैसें, ठीक है। वायुमंडल में पाई जाने वाली मुख्य गैसें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पनपता है, वो क्वेश्चन ये है कि अब आपसे पूछेगा कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है गैस वो कौन सी है। हाँ ध्यान रखना, तो नाइट्रोजन, है ना। आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कितने % पाया जाता है, 78, ये 78% पाया जाता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हुआ, है ना। अभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, अब छेड़ दिए हो तो छेड़े हो तो देखो इधर समझो, ठीक है ना। आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर कि ध्यान ये देना है कि यहाँ पर अब आप देखो आर्गन आपको देखने को मिल रहा है। तो आर्गन आप यूँ समझना कि आर्गन जो है, आर्गन को समझना, आर्गन
आर्गन जो आपको देखने को मिलेगा ये एक नोबल गैस है। क्या है? नोबल गैस है, जो कि 18th ग्रुप के एलिमेंट्स में आपको शामिल देखने को मिलेगा, जिसे हम 0th ग्रुप भी कहते हैं। आपको ये सब पीरियाडिक टेबल में मैंने पढ़ा रखा है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 18th ग्रुप मीन्स 0th ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा, और जो कि एक नोबल गैस है। अब नोबल गैसेस कौन कौन सी बात करें? नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं, है ना? तो इन पर अगर जिक्र करें तो नोबल गैस के साथ ये कौन से 18th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? 18th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और 0th ग्रुप भी इन्हें बोला जाता है ना, 0th ग्रुप। ठीक है, अब इनके एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। बोलो समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान देना कि आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन के पैटर्न को आपको समझना है, और उसके सराउंडेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उनको अपने क्वेश्चन को लपेटते हुए चलो विद आंसर। ठीक, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देना, आर्गन। आर्गन क्या है? एक नोबल गैस है, और जो कि 18th ग्रुप का तत्व है, एलिमेंट है, और जिसको हम 0th ग्रुप भी बोलते हैं, है ना। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये आपके क्या है? नोबल गैस है। कभी कभी पूछ लेता है कि नोबल गैस की पहचान करिए, आपसे प्रश्न देगा निम्नलिखित में से एक नोबल गैस है, नोबल गैस है मीन्स विच वन इज द नोबल गैस। ठीक है, ऑप्शन जो होगा आपका नाइट्रोजन, सोडियम, क्रिप्टॉन, पोटेशियम। अब देखो जैसे दे दिया, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्रिप्टॉन है। अब आपको अगर मालूम है कि नोबल गैस कौन सी हैं तब तो आप कर पाओगे, है ना, अदरवाइज गलत कर दोगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप सॉल्व कर लोगे पेपर। ठीक है, हाँ, तो घबराना नहीं है। काहे घबरा रहे हो भैया? बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक, आसानी से समझते हुए चलना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बात करें अगर हम, तो भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किसकी बात कर रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान देना, आपसे ऑप्शन पूछ रहा है 1973, 1973, 1982, 1992, 1986। ठीक, तो याद रखना जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वो 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973, 1973 में हुई थी, 1973 में हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। और यहाँ पे आपको देखना है कि कुल वर्तमान में ऑल टाइगर रिजर्व, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व की बात करता है। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा जिक्र करें, आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो यहाँ पर आप समझिएगा, समझिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर किसकी जिक्र कर रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपको कब देखने को मिलती है? शुरुआत आपको देखने को मिलता है 1973, 1973 में। कब? 1973। ठीक है, बात करें यहाँ पर कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये बाघों के संरक्षण और उनके आवास के लिए बनाया जाता है ना। बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एक बनाया गया जिनके बाघों के संरक्षण होगा और उनके आवास के लिए रखा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें तो कुल वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व हैं, अगर बात करें वर्तमान में कुल भारत में कुल टाइगर रिजर्व। तो अब ये करंट अफेयर से भी, ये एक करंट अफेयर का पॉइंट बन जाता है। ये क्या बन जाता है? एक करंट अफेयर का पॉइंट बन जाता है। तो आप कोई भी पॉइंट्स पढ़ें, कोई भी चैप्टर या जैसे आप पढ़ रहे हैं जीएस सीए के, तो ये देखें कि आप उससे आप क्या करंट अफेयर के पॉइंट्स ले सकते हैं। तो हाँ, करंट अफेयर के भी पॉइंट्स ले सकते हैं, आप स्टैटिक जीके भी कवर कर सकते हैं। ठीक, आप कोई भी हो डाउट क्लियर करते चलो। ठीक, जैसे आपको मैंने पढ़ाया है, आप स्टैटिक जीके पढ़ते हो, तो करंट अफेयर में जैसे मैं आपको बताता हूँ जीआई टैक्स, तो अब आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में किस राज्य को
किस जिले को जीआई टैग मिला है, जिले से उत्पन्न हुआ है, ठीक। तो आपको ये देखना है और यहाँ पे ये भी देखना है कि कुल कितने जीआई टैग्स हैं। अगर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जीआई टैग किसको है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जीआई टैग, देखो बताते जा रहा हूँ, ये सुनते जाओ, इन्हीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सर्वाधिक जीआई टैग पाने वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है, याद रखना, उत्तर प्रदेश में रखना है, ठीक। और इनको मत लिखो, आपको मैं बताऊंगा, अलग से बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्व, तो ध्यान रखना वर्तमान में भारत की बात हो रहा है, इंडिया, कहाँ की, भारत की बात हो रही है, भारत में। तो वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्व की जो संख्या है वो कितनी है, 58 है, 58 है, 58 है, कितनी है, 58 है। 58वां जो टाइगर रिजर्व है, याद रखना 58वां जो टाइगर रिजर्व है, 58वां जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, तो माधव टाइगर रिजर्व है, माधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। अब माधव टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ का है, ये मध्य प्रदेश का है, ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश का 58, यानी मध्य प्रदेश का ये कौन सा है, 9वां टाइगर रिजर्व है, 9वां टाइगर रिजर्व है, कौन सा है, 9वां टाइगर रिजर्व है। क्लियर है, पॉइंट्स क्लियर करते चलो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मध्य प्रदेश में कुल कितने हैं, मध्य प्रदेश में कुल 9 टाइगर रिजर्व हैं, कितने हैं, 9 टाइगर रिजर्व। मीन्स सर्वाधिक टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, बोलो समझ में आया। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कहाँ है, ये क्वेश्चन कह रहा था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत तो 1973, बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे आओ। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो आप ये लिखो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क, और ये कहाँ पर है, ये मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। तो आप ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ध्यान देना जो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है ये तमिलनाडु में, कहाँ पर है, तमिलनाडु में, नोट कर लो। आगे बढ़ें, देखो समझो, अगर हम बात करें कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात मीन्स सेक्स रेशियो की बात करें तो कितना है, ऑप्शन है 9:40 रेशियो 1000, 9:16 रेशियो 1000, 9:20 रेशियो 1000, 9:82 रेशियो 1000, ठीक है। इसमें सेक्स रेशियो में ये देखा जाता है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, ठीक है ना, ये देखा जाता है। तो याद रखना जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो 940 रेशियो 1000 है, 940 रेशियो 1000 है, ठीक है ना। हाँ, इसको ऐसे करके ऐसे लिख लेना, 940 रेशियो 1000, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, ध्यान दो। चलो, निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था, राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। अब आपको याद होगा तो करेंगे। ऑप्शन है आपके पुरोहित, सेनानी, वज्रपति, ब्राह्मणी, याद करो पुरोहित, है ना। पुरोहित जो होता था वो राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था, ठीक है। अगला, कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है, कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है, चलो देखो बताओ। हाँ, हड़प्पा, ये भी चैप्टर मैंने क्लियर करा रखा है, MCQ PYQ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने करा रखे हैं, सारे करा रखे हैं ना। हाँ, देखो समझो, हरियाणा में बात कर रहा, हाँ राइट, हरियाणा में हड़प्पाई स्थल जो हरियाणा में है, आप देखोगे धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर। तो हरियाणा में जो स्थल है वो है राखीगढ़ी, कौन सा है, राखीगढ़ी। तो इस वजह से आपका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, ठीक। बात करें धौलावीरा, तो धौलावीरा कहाँ पे पाया जाता है, गुजरात में, कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। बात करें लोथल, तो लोथल कहाँ पे पाया गया, लोथल कहाँ पे है, हाँ किस राज्य में है, गुजरात में। लोथल में कौन से किसके साक्ष्य मिले, तो याद रखना जैसे बंदरगाह है, बंदरगाह है ना, और कभी कभी पोतगाह भी आता है लिख के, है ना, पोतगाह, तो ये कहाँ है, लोथल में, ठीक ना, याद रखना। अगर बात करें कालीबंगा, तो कालीबंगा याद रखना राजस्थान, है ना,
कालीबंगा राजस्थान, है ना। हाँ, जहाँ पर बताया गया था, है ना, ब्लैक यानी बैंगल्स चूड़ियों के साथ से देखने को मिलते हैं। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर आपको ध्यान रखना है कि आलमगीरपुर कहाँ है। तो आलमगीरपुर आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अरे नहीं समझ में आया, याद करो, एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। याद आया कुछ, है ना, याद करो। अरे भाई याद करो, सिंधु घाटी सभ्यता मीन्स आपको मैंने बताया था एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। आपके एग्जाम आर्मी अग्निवीर जीडी के आपके एग्जाम तक कुछ वीडियोस मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, कंटिन्यूस। आज से आपके कंटिन्यूस वीडियोस होंगी। अगर आप कंटिन्यूस वो वीडियो देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में जाकर केवल बैठ के अच्छे से केवल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर लेना, आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। हाँ, वो बात अलग है, वो है कि अपवार्ड टाइप में, एक्सेप्शन टाइप में कि पता लगा कि यहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ जाके पूरा भूल गए हो, तो वो बात अलग है। लेकिन आपको मैं जो वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, आप अगर ईमानदारी से आप अगर वो वीडियो देख लेते हो तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी फंसेंगे, वो चाहे साइंस से संबंधित हो चाहे जीएस से हो, ठीक है, वो आपका पॉलिटी हिस्ट्री जो भी है सब मैं बताऊंगा, और मैथ रीजनिंग जो भी है सब कुछ कराऊंगा, ठीक। आपके एक एक क्वेश्चन फंस जाएंगे, बस आपको समझना है। एक बार वीडियो ना समझ में आए 2 बार देखना, एक नोटबुक बना लो, पेन बना लो, बस उससे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, नोट समझते रहो, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी जैसे मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने आलमगीरपुर देखा, तो देखो मैंने फिर कहा कि आप एक क्वेश्चन से उसके सराउंडेड जितने भी इर्द गिर्द बन रहे हैं आप बनाइए, ठीक है, क्या करिए, बनाइए, ट्रीटमेंट करिए। अब आप समझिए, जैसे मैंने कहा कि आलमगीरपुर आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। देखो आप एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली जब देखोगे, मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आप देखते हैं, तो आपको उत्तर में मांडा देखने को मिलता है, देखने को मिलता है कि नहीं, मांडा देखने को मिलता है। आपको दक्षिण में दैमाबाद देखने को मिलता है, दैमाबाद देखने को मिलता है कि नहीं। आप देखते हैं आपको पूर्व में आलमगीरपुर देखने को मिलता है, आलमगीरपुर देखने को मिलता है। अरे बोलो भाई, है ना, जो कि ये कहाँ पे है, यूपी में है कि नहीं आलमगीरपुर। ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, याद करो, महाराष्ट्र, है ना। आपसे प्लेस भी पूछ सकता है तो याद रखना। और आपको पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा सुतका गैंडोर, है ना। और ये कहाँ है, बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना, ठीक। ये पॉइंट्स, ये सारी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। करण सर युगांतर इंस्टीट्यूट रायबरेली। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक। आगे बढ़े तो इसका आंसर क्या है, राखीगढ़ी, हरियाणा, ठीक। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन आप देखो, इसको पढ़ो समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था। परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है वज्रप्रति, पुरोहित, ग्रामणी, कुलपा। पुरोहित तो इसके पहले है ना। हाँ, इसमें याद रखना, इसमें कुलपा कहा जाता था। क्या कहा जाता है, कुलपा, है ना, कुलपा कहा जाता था। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। याद रखो, मैंने उस दिन मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था वास्तविक यानी रियल फाउंडर पूछ रहा है, वो फाउंडर नहीं पूछ रहा है, वास्तविक लिखा हुआ है, वास्तविक। इसको बात को समझना, यहाँ पर वो आपसे रियल फाउंडर पूछ रहा है, रियल फाउंडर पूछ रहा है, जो वैवाहिक संबंध बनाता है, युद्ध की नीति लगाता है। याद करो, हाँ, अल्बुकर्क, हाँ ना, हाँ, बी, वही बता रहे हो ना, वो ऑप्शन ए बी सी हो गए। चलो याद है, ठीक है, गुड। हाँ, बताया था ना मैंने, स्टोरी टेलिंग टाइप में भी इसको स्टोरी में अच्छे से एक्सप्लेन से बताया था, हाँ, कि आया था वो रियल फाउंडर था, है ना। हाँ, ठीक। अगला चलो क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 तक भारत के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष कौन है। अप्रैल 2026 तक
भारत के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। अब आप देखें, एक में है जनरल मनोज पांडे, बी है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल अनिल चौहान और जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, है ना। तो अब आप बताएं इसमें, देखो इसमें जो आपके ऑप्शन हैं अप्रैल 2026 तक भारत के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष हैं वो हैं, याद रखना, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, आगे। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी सौरो ऑफ बिहार? तो गंगा, सोन, कोसी, गंडक। कोसी, ध्यान देना, कोसी। क्या है? कोसी, है ना। इसको जाकर एक बार इसको नोट्स बनाना, ठीक है। हाँ, कोसी। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और माही। तो याद रखना, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको किस नदी पे देखने को मिलेगा? नर्मदा। ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है? भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ये, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अमृतसर। हाँ, तो गुलाबी, पिंक सिटी, है ना। याद रखना, इसे जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है, पिंक सिटी। ठीक, याद रखना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये रहे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ऐसे ही सीरीज आपके लिए अग्निवीर जीडी मीन्स ये आपको आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए चलाने वाला हूँ। ठीक, हाँ, अगर आपने ईमानदारी से कर लिया, आप क्या पढ़ रहे हैं, आपका एकेडमिक कैसा था वो मुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने ईमानदारी से पढ़ लिया तो ऐसे कि आप एग्ज़ाम में बैठोगे अग्निवीर जीडी में, बस आप आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपका एग्जाम आराम से हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, आप कर लोगे। ठीक, आपका जीएस जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, बस समझना है आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो आप आसानी से कर लेंगे।